प्यारे जिले वासियों नमस्कार। मैं संगीता सिंह, मीडिया कोऑर्डिनेटर, आप सभी का डिजिटल सिंगरौली में स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव की जगह जगह पर चर्चा हो रही है, जिसमें बहुत से प्रत्याशी बढ़ चढ़कर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि सिंगरौली के युवाओं के लिए एक उम्मीद बनकर नगर पालिक निगम में हाल ही में महापौर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि युवा नेता ओम प्रकाश शाह जी सिंगरौली के किन मुद्दों को लेकर चुनावी दंगल में उतरे हैं और सिंगरौली को लेकर के उनके मिशन और विजन क्या है। ओम प्रकाश शाह जी, आपका हमारे डिजिटल सिंगरौली में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप हमारे दर्शकों को अपने शैक्षणिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं डिजिटल सिंगरौली की सभी टीम को, आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सभी जिले वासियों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं जैसा कि आपने पूछा उसमें मेरी शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो मैं सिंगरौली में ही पला बढ़ा और सिंगरौली की इस ऊर्जाधानी की धरती पे मैंने सरस्वती शिशु मंदिर बैढ़न से ही अपनी प्राथमिक और हाई स्कूल की शिक्षा यहाँ पे ग्रहण की। इसके बाद मैंने 12th का जो इंटरमीडिएट जो हमारा एजुकेशन रहा यहाँ से बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल से। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलेज का जो डिग्री लिया बीएससी का, वो गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज है वहां से लिया मैंने। साथ ही साथ इसके बाद मैंने काम करते हुए और कई क्षेत्रों में सामाजिक कार्य में करते हुए मैंने फिर एमबीए की डिग्री भी हासिल की और फिर इसके बाद मैंने एचडीएफसी बैंक में जॉब भी किया। इसके बाद फिर अपन एक स्कूल हमने चलाना प्रारंभ किया, आदर्श जीनियस स्कूल के नाम से हमारी संस्था चल रही पिछले 9 वर्षों से, जिसका मैं संचालन कर रहा हूँ। और इसी दरमियान मैंने अपनी लॉ की भी डिग्री ले ली। मैं राजनीति की बात करें तो हम बचपन से ही एक इस चीज के लिए उद्देश्य में रहे हैं और समाज की विभिन्न गतिविधियों में हमने कार्य किया। और इसके साथ ही साथ 2018 में जब आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में एक नई लहर और ऊर्जा मिल रही थी, उस समय हमने देखा कि एक ऐसी पार्टी आ रही है जो कि शिक्षितों के लिए, एक आम सामान्य लोगों के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी आ रही है जो कि निर्धन भले ही हो, लेकिन यदि वो काबिल है, यदि वो सक्षम है, तो उसको एक अलग स्थान दिया जाता है। तो इस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के हमने 2018 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उसमें काफी बढ़ चढ़कर हमने हिस्सा लिया और सिंगरौली के तमाम उन क्षेत्रों में ऐसे ऐसे जगहों में वहां पे हमने जाकर के पार्टी का अलग जगाया जहां पे कि लोग इस विचारधारा को जानते भी नहीं थे। और ऐसे जगह में संघर्ष करने के बाद जो हमारी विधानसभा की प्रत्याशी रही हैं, उन्होंने 32,000 वोट लगभग उस आंकड़े को पार किया। यानी देखा जाए तो पूरी विधानसभा में तीसरा स्थान हमारी पार्टी का ही रहा है। जबकि चूंकि हमारे जो टक्कर थी वो देश की बहुत ही दिग्गज जो पार्टियां थी, भाजपा कांग्रेस जैसे, उनके साथ भी होते हुए भी हम जैसे कार्यकर्ताओं ने मिल करके आम आदमी पार्टी को 32,000 के आंकड़े को भी पार करके हमने दिखाया। ये हमारे संघर्षों का दौर ही था कि जो प्रत्याशी ने इतना ज्यादा यहाँ पे अपना मत हासिल किया और सिंगरौली की जनता ने भी खूब इस पार्टी को सराहा और इसके साथ ही साथ उन्हें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया आम आदमी पार्टी को और हम सबको। ओम प्रकाश जी, आपने विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से बताया कि आपको आम आदमी पार्टी द्वारा नगर निगम चुनाव 2022 में महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन फॉर्म भरना पड़ा। मैम, 2018 में जो हम लोगों ने काम किया था, 2018 से लेकर के 2022 तक, ये 4 साल का जो दरमियान रहा, इस बीच काफी हम लोगों ने संघर्ष किया और इस संगठन के तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता रहे, वो भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बने रहे कि भाई इस पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है कि जो नींव से लेकर के ऊपर की ओर जो है कि कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है। कई पार्टियां ऐसी होती हैं जहां पे लोगों को ये लगता है कि हम चाहे कितना भी कर लेते, हमारे पास धन नहीं है तो हम वहां पे कामयाब नहीं हो सकते, हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। वहां पे शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं होती, वहां पे सिर्फ धन की वैल्यू होती है। लेकिन इस पार्टी में ऐसा हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसा भी एक सामान्य व्यक्ति आ सकता है, मेरे जैसा शिक्षित व्यक्ति, कि एक सामान्य कहा जाए कि स्तर का जो व्यक्ति है वो भी चुनाव लड़ सकता है, उसे भी मौका दिया जा सकता है। इसी बात को लेकर के जब हमने इस पूरे प्रक्रम को यहाँ की जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और
जो इनको चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था, उनसे हमने बराबर निरंतर सतत रूप से बात भी किया और उनके आदेशों के आधार पे हमने अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया और उन्होंने भी उम्मीद जगाया कि नहीं, आपको ही जो है कि यहाँ पे आपकी सारी योग्यताओं को काबिल मानते हुए आपको ही यहाँ पे मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव अभी इसके बाद, इस नगरीय निकाय चुनाव के बाद, पंचायती चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी 8 से 9 महीने बाद आने वाले हैं। तो हमने पूछा कि कोई और ऐसा प्रत्याशी है जो कि यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि अभी आप प्रबल हैं तो उम्मीद है कि आपको ही जो है कि इसमें नामांकित करना होगा। और मैं इस विचारधारा को लेकर के लगभग 12 से 13 तारीख तक हमने जो है कि अपने सारे दस्तावेजों को कंप्लीट कर लिया, पूर्ण कर लिया और तब तक भी जो है कि कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि आपका जो है नाम यहाँ से खारिज किया जा रहा है, आप उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, प्रत्याशी जो उम्मीदवार की दौड़ से। बात होती है अभी जो 2 दिन पहले, यानी कि बात होती है 17-18 तारीख को। 17 तारीख को हमने नामांकन का दिन सुनिश्चित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को हमने सूचना भी दिया कि हम कर सकते हैं। तो उसके तरफ से भी कोई अभी तक जो है, जो चुनाव प्रभारी बनाई गई, जो हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष थी, उनको चुनाव प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन उनके द्वारा भी कोई ऐसी सूचना मुझे नहीं दी गई कि आप जो है उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और कोई अन्य प्रत्याशी को मौका दिया जाने वाला है। इस आधार पे मैंने 17 तारीख को नामांकन का दिवस सुनिश्चित किया और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, माध्यम से हमने एनओसी वगैरह भी सब कंप्लीट कर लिया रैली के लिए। बात होती है शाम को लगभग 6:30 बजे के बाद अचानक से ऐसा मैसेज आता है, ऐसा बबल आता है कि पता चलता है कि उन्होंने स्व घोषित अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर लिया। सवाल ये है मैम कि जब कोई प्रक्रिया होती है, किसी भी संगठन की जो नींव होती है, किसी संगठन की बुनियाद होती है, वो एक कमेटी तय करती है कि किस व्यक्ति को कहाँ पे और कब जो है कि मौका दिया जाएगा। जब हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष महोदया को जब इस जिले के चुनाव प्रभारी के रूप में यहाँ पे मनोनीत किया गया, तो क्या उन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया या आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने उस पद का दुरुपयोग क्यों किया कि आपने अपना आवेदन, प्रत्याशी का आवेदन न तो भरा और नहीं उस आवेदन, जो प्रत्याशी आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उम्मीदवारी तय करने की, उसको कभी आपने नहीं किया। तो फिर आप अचानक से कैसे अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार बना लिया? उसमें यह भी होता है कि जब कमेटी मेंबर्स तय करते हैं तो उसमें उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया जाता है। मेरा यही पूछना है कि क्या आपने भी इंटरव्यू दिया? क्या आपने भी संगठन के लोगों के बीच में जाकर के बताया? क्या कोई एक बैठक लिया? आज तक ऐसा कोई बैठक नहीं हुआ। ये तो फिर आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा, जिससे प्रेरित होकर हम जैसे युवा, हम जैसे कार्यकर्ता समर्पित होकर के आगे बढ़ते हैं और इस तरह से स्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं कि कोई धनाढ्य आदमी आता है जो धन कुबेर होता है, वो 2018 विधानसभा में हम लोगों के संघर्ष के कारण 32,000 वोट पा करके उनको प्रदेश के उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। और हमारे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं पहले बता दूं, मैं युवा जिला संयोजक के रूप में काम कर चुका हूं यहाँ पे और सह लोकसभा प्रभारी भी था। हमारे जैसे जो जितने भी लोग हैं उनको पद से कोई लालसा नहीं होती है कि हमें कौन सा पद मिले, लेकिन फिर भी एक निम्न स्तर का जो जिला प्रवक्ता के रूप में दिया गया, लेकिन आज तक कोई ऐसा काम करने के लिए उनके द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं होता। जब भी हम अपनी बातों को रखना चाहते तो ये कहा जाता कि आप जिलाध्यक्ष नहीं है, जिलाध्यक्ष किसी ऐसे जो है कि गूंगे बहरे को बना दिया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रदेश उपाध्यक्ष की बात मानता हो। हमने इस बारे में भी कहा कि जब आप आम आदमी पार्टी की यदि इतनी बड़ी पद की एक तरह से पदाधिकारी है और आपको चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है, तो आप इस निर्देशन को क्यों आपने जो है कि जारी होने दिया? आपसे हमने भी कहा था, जब बैठक हुई थी वहां पे, बैठकों पे मैंने कहा था कि क्या आप माननीय आप चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने उसमें कहा कि नहीं, हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि या कि किस पार्टी के प्रयोजन से आपने ऐसा किया, या किस पार्टी ने आपको फंड दिया, या किस पार्टी ने आपको ऐसा समर्थन दिया कि आप विधानसभा चुनाव छोड़ करके पहले आप महापौर जैसे छोटे से नगरीय निकाय क्षेत्र में आप कूद पड़ी। पूरा प्रदेश आपको जो है सरसरी निगाह से देख रहा है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक सवाल पूछ रहे हैं, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी आज आम आदमी प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है? क्या आम आदमी पार्टी के जो सिद्धांत है, जो विचार है, जो माननीय केजरीवाल जी के विचार है, आज कहीं न कहीं वो धराशायी हो रहे हैं?
जब तक इन जैसे लोग आते रहेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे जो दौलतमंद है, यदि इस तरह से सिद्धांत विहीन राजनीति करने के लिए उतरेंगे तो फिर मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये दायित्व बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन के साथियों के मान सम्मान के लिए, अपने खुद की प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए, संगठन की नींव को बचाने के लिए, माननीय केजरीवाल जी के जो सिद्धांत थे उनको सुरक्षित करने के लिए, उसको समाज में प्रसार करने के लिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। इसलिए मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन 17 तारीख को करा दिया, ताकि उन्हें भी एक चीज ठोस एक संदेश मिले कि कोई भी कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी का है, वो यदि उसके साथ गलत होता है या आम आदमी पार्टी विचारधारा से लीड करके हट की बात होती है तो कार्यकर्ता हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि ये अन्ना आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। पूरे देश की निगाह इसके ऊपर है, पूरे देश की राजनीति की निगाह इसके ऊपर है, और यही एक पार्टी ऐसी मानी जाती है कि जो कि बदलाव ला सकती है। लेकिन आज सिंगरौली में बता दूं कि ऐसी कोई भी यहाँ पे विचारधारा नहीं आती है। 2018 विधानसभा में भी मैंने इनको मना किया था कि जिस प्रकार का प्रलोभन, ये झाड़ू लड्डू और तमाम पैसे रुपए से जिन्होंने चुनाव लड़ा, उसका भी मैंने विरोध किया था। इसी कारण से इनके आंखों में मैं एक किरकिरी बन के रह गया कि ये जिला अध्यक्ष होते हुए इस प्रकार का विरोध कर रहा है, तो फिर कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक करियर में ये जो है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। हमने इस बात को भी कहा कि माननीय केजरीवाल जी के जो सिद्धांत थे, जो आम आदमी पार्टी के सिद्धांत थे, जो मैंने जिनको आदर्श माना अपना, जो मनीष सिसोदिया जी को आदर्श माना, उनके विचारधाराओं को त्याग करके इन्होंने जो है कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रलोभन से सिंगरौली की जनता को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। और आज स्थिति ऐसी है कि सारी सिंगरौली की जनता सिर्फ और सिर्फ रानी दीदी करती है। आज सिर्फ सिंगरौली की जनता सिर्फ उन्हीं का नाम गुणगान करती है, पार्टी को उनके नाम से जाना जाता है, पार्टी की खुद की अस्तित्व और खुद की पहचान धूमिल होती जा रही है। इसलिए मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया, ताकि मैं उनको संदेश दे सकूं और अपने सिंगरौली में अपने जैसे विचारधारा के लोगों का समर्थन कर सकूं और आगे भी बढ़ सकूं। सिद्धांत विहीन यदि राजनीति कोई करेगा तो उसका विरोध ओम प्रकाश करेगा, क्योंकि मेरे साथ हजारों लाखों युवा हैं जो कि इस विचारधारा से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो ओम प्रकाश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर पद के लिए सबसे योग्य प्रत्याशी हैं? कि कृपया अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं। मैडम, 2018 के पहले से जब हम यहाँ इस पार्टी से जुड़े थे तो वहां पे देखा जाए तो इस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था, इस संगठन की विचारधारा को कोई जानते भी नहीं थे। हम लोगों ने जितने भी कार्यकर्ता रहे पुराने, जितने भी इस पार्टी की बुनियाद रहे, फाउंडेशन रहे, चाहे पटेल जी हो, चाहे द्विवेदी जी हो, चाहे मौर्य जी हो, इस प्रकार के तमाम ऐसे साथी जो हमारे साथ जुड़े, विवेकानंद जी हो, अनूप जी हो, लेकिन तमाम ऐसे लोगों को दरकिनार करते हुए जब आपके सामने कोई ऐसी बात आ जाती है कि अब आपका अस्तित्व खतरे में है, तो फिर वहां पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरी बात, इस पार्टी के लिए हम लोगों ने जड़ से इस सिंगरौली के जो विधानसभा के 29 पंचायतें हैं इस विधानसभा में और 45 वार्ड है नगर निगम में, हमने वहां गली गली पूछे पूछे जा करके लोगों को इस पार्टी के रीति और नीति के बारे में बताया। तब उन लोगों ने इस पार्टी और रीति और नीति को देखते हुए, इसकी विचारधारा को देखते हुए, दिल्ली में जो चीजें चल रही हैं यहाँ भी बदलाव आ सकता है, तब स्वीकारा। अब यदि इस बात को भी लेकर के लगता है किसी को नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रलोभन हो सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, हमने कई सामाजिक आंदोलनों में भी यहाँ पे हिस्सा लिया। आपको बता दूं, एक मकरोहर में एक बालिका थी, उसकी जो है कि अंधी हत्या कांड हो गई थी, उसके साथ उसका हत्या कर दिया गया था, नरकंकाल बचे थे सिर्फ। उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया और तमाम ऐसे, चाहे वो यहाँ हिंडालको में जो दुबे जी के लड़के का जो एक्सीडेंट द्वारा डेथ हुआ था उसके लिए हो, चाहे एनटीपीसी में जो खजूरी की निवासी उनका जो बच्चे का डेथ हुआ था, उसमें भी हमने अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाया, जिससे सिंगरौली के प्रशासन के कानों तक ये गूंज जाती रहे। तो ऐसे तमाम संगठनों से कार्य करते हुए हमने इस पार्टी की नीति रीति को आगे बढ़ाया है और इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मुझे जो है कि इस बार मौका मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ही योग्य हूँ, योग्यता के मामले में जितने प्रत्याशी थे, 4 प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज किया था। अब उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा जाए तो उनकी शैक्षणिक योग्यता मुझसे कहीं कम थी। उनका कार्य क्षेत्र देखा जाए या समाज में या फील्ड में उनका कार्य देखा जाए तो भी मुझसे कम थी। और एक प्रत्याशी तो ऐसे आए थे, दूसरे दल से जंप करके आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो जंप करके आए थे। तो मैं भी यही चीज इसका विरोध किया कि भाई कोई भी व्यक्ति यदि संघर्ष करते हुए जितना दूर आगे पार्टी को ले आया और कोई थर्ड पर्सन आकर के जंप करके आ जाए तो उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा यह मानना था कि उन तीनों जो प्रत्याशी थे उनसे मैं बेहतर हूँ, इसलिए मैंने अपनी आवाज को प्रमुखता से रखा। और चूंकि काम किया था तो जहां काम करता है इंसान वहीं भी अपेक्षा भी करता है और अपने साथियों से इस बात की जो है कि गुजारिश भी करता है।
जी बिल्कुल। तो हम सभी जानना चाहेंगे कि आप सिंगरौली नगर निगम महापौर पद का चुनाव किन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं और सिंगरौली शहरी क्षेत्र को लेकर आपके क्या विजन है? मैम, यहाँ सिंगरौली पूरे दुनिया में, मैं सिर्फ भारत भर की बात नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया में ऊर्जा धानी के नाम से, जो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 6 पावर प्लांट है, एनटीपीसी, एसआर, हिंडाल्को, शासन पावर जो कि सबसे बड़ा एनटीपीसी और दूसरा एसआर है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 6 पावर प्लांट हैं, जिनमें से सबसे पहला एनटीपीसी है, इसके बाद शासन पावर है, हिंडाल्को है, एसआर है, और इस तरह से करके देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे तमाम ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, और जो कि इन शक्तियों को होते हुए भी यहाँ पे ऐसी उपलब्धता होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी चीज लोगों को नहीं मुहैया कराई जा रही है। चाहे वो सुविधाओं के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे बिजली, पहला मैं मुद्दा मानता हूँ बिजली का। ऊर्जा धानी है, यहाँ पे जब बिजली उत्पादन हो रहा है 1 से 1.5 रुपए प्रति यूनिट का जो है कि यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, और यहाँ के लोगों को 9 रुपए से लेकर 10 रुपए, कमर्शियल 11 रुपए 12 रुपए तक भी वसूला जा रहा है। तो इस बात का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि इतने एनर्जी सेंटर के बीच में रहते हुए हम जो है कि एक व्यवसायीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं वो मानसिक और एक आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। दूसरा मुद्दा यहाँ आता है प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण के बारे में बता दूं कि जो एक इंडेक्स आया था कि पूरे एशिया महाद्वीप में सिंगरौली का स्थान प्रदूषण में सबसे ऊपर है, पूरे देश में दूसरे स्थान पर प्रदूषित शहर है। और मैं बता दूं प्रदेश में पूरे दूसरे नंबर का राजस्व का केंद्र हमारा सिंगरौली है। यदि इस प्रकार राजस्व का केंद्र सिंगरौली दूसरे स्थान पे है, तो प्रदूषण के दूसरे स्थान पे है, इसके लिए क्या कर रही है यहाँ की सरकार या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, क्या उनके द्वारा पहल किया जा रहा है? कभी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनको दिखाया जाता है कि पद पे हम आसीन हो जाए और इसके बाद हम अपना उस पद का दुरुपयोग करते रहे। सिंगरौली की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। तीसरा मुद्दा यहाँ पे आता है रोजगार का। रोजगार के मामले में देखा जाए तो यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन ने कहा था कि 60% लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन क्या अभी तक ऐसा हुआ? आज तक ऐसा नहीं हुआ। कहते भरे 60%, लेकिन यहाँ सिंगरौली जिले से बाहर जितने भी लोग हैं वो आकर के नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के युवा हमारे बेरोजगार भटक रहे हैं। तो ये भी बड़ा मुद्दा है। इनके लिए रोजगार की प्रॉपर एक तरह से देखा जाए तो ट्रेनिंग देनी चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी यहाँ आनी चाहिए, जिससे जो युवा है उनको रोजगार मिले, यानी कि ट्रेनिंग करने के बाद उनको उनमें जो है कि मौका मिले, ताकि बच्चे बाहर न भटकने पाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ पे इतना ज्यादा राजस्व, इतना सीएसआर है यहाँ पे कंपनियों का कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी वहां पे कर सकते हैं कि छोटे छोटे जो मदद मिलती है कंपनियों के द्वारा, उनके द्वारा भी लोग समूह बना करके अपना काम कर सकते हैं। इन मुद्दे पे भी हम जो है कि चर्चा डालेंगे, उसमें इन मुद्दों पे भी काम करेंगे। चौथा मुद्दा आता है एजुकेशन मामले में आता है, ठीक है ना, एजुकेशन हॉस्पिटल। चौथा मुद्दा आता है सबसे बड़ा हॉस्पिटल का। मैम आपको बता दूं यहाँ पे 12 से 14 लाख की आबादी रहती है। अभी सिंगरौली नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है उसमें लगभग 2,04,000 से 5,000 के बीच में पूरे जो है कि वोटर्स हैं। यहाँ पे एक हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ ट्रामा हॉस्पिटल है, लेकिन वो नाम के लिए सिर्फ रह गया है, फैसिलिटीज कुछ भी नहीं। और यहाँ पे जब कोई मरीज जाता है तो उसे ईश्वर के ही शरण में जाना पड़ता है कि क्या वहां पे वो सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी या नहीं। डॉक्टर्स यहाँ पे जो अपना कार्य कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को वो चीज सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, या जो भी चीजें हैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से बदहाल व्यवस्था बना हुआ है। हम बात करते हैं कि ये सुविधाएं कब मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट यानी रोड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ही बुरा स्थिति है। यदि एक मरीज जो कि कहा जाए गंभीर रूप से बीमार हो तो यहाँ से सीधे उसको बनारस जाता है, या तो फिर यहाँ से वो रीवा जाता है, इतने में ही जाते जाते रास्ते में उसका दम निकल जाता है। ये बदहाल स्थितियां इस यहाँ पे जो हॉस्पिटल की उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम हर गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, सरकार की जो संपत्तियां हैं या स्कूल हैं, वहां पे हम मंथली जो एक तरह से या बाई मंथली कहा जाए तो वहां पे हेल्थ केयर सेंटर का या हेल्थ केयर। पांचवा प्रमुख मुद्दा जो आता है वो है एजुकेशन का। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी सिंगरौली की जो जनता है, यहाँ पे शिक्षा के मामले में इतने ज्यादा बच्चों की आबादी यहाँ पे और इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन कॉलेजेस के नाम पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज था जहाँ पे हमने 2006 में जो ग्रेजुएशन किया उसको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उसको आज लीड कॉलेज बोला जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक लीड कॉलेज। उस समय में 140 बच्चे एक क्लास में बैठते थे, कुछ बच्चे बाहर बैठते थे, 80-70 बच्चे ऐसे आते थे बाहर बैठा करते थे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन आज उतने सालों के बाद भी, 15-16 सालों के बाद भी आज भी वही बदहाल व्यवस्था बनी हुई है।
उसको सिर्फ और लीड कॉलेज का दर्जा दिया गया है। आज तक कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं यहाँ पे बनाया गया जो कि बच्चों की समुचित व्यवस्था के लिए, समुचित विकास के लिए आ गया है। उसमें अब देखा जाए कि मेडिकल कॉलेज, कई बार सुनने में आता है कि माननीय सांसद महोदय आती हैं, विधायक जी आते हैं और केंद्रीय कैबिनेट भी आता है, राज्य कैबिनेट का भी आता है, बोलते हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो है कि हम शिलान्यास कर दे रहे हैं। कितने सालों से आपने शिलान्यास किया है? क्या वो शिला जिसका न्यास किया है, क्या वो नाश नहीं हो गया? मैं उसको शिलान्यास नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा शिलान्यास हो गया, क्योंकि उस पर सिर्फ आपने अपना नाम अंकित कराया, फोटो खींचा, इसके बाद बाहर भेज दिया, हो गया काम खत्म। पूरे साल भर का राजस्व जो है 12 से 14 करोड़ रुपए का एक देखा जाए तो हमारे नगर निगम में एक कार्य का होता है, एक मेयर के उसमें से आप जो है कि एक 12 से 14 करोड़ का जो है कि एक छोटा से छोटा काम भी करना चाहे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो छोटा सा रुपये फंड बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पे आप जो उस रेवेन्यू से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे न तो मेडिकल कॉलेज है और नहीं यहाँ पे बच्चों को शिक्षा के लिए कहा जाए उच्च स्तरीय जो कॉलेज है। इंजीनियरिंग की बात मैं करूँ, यहाँ पे चूंकि माइनिंग सेक्टर है, आज देखा जाए तो माइनिंग के सेक्टर के होते हुए भी यहाँ पे कोई भी एक माइनिंग कॉलेज तक नहीं खोली गई। नाम के लिए होता है शिलान्यास, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि शिलान्यास में शिलान्यास किया इन लोगों ने, क्योंकि वहां पे माइनिंग कॉलेज का सिलेबस एक बार पेपर में चल रहा है, यहाँ चल रहा है, कितने वर्षों बाद बनेगा? क्या आपके पास पैसे की कमी है? यहाँ से करोड़ों, ये मैं करोड़ों नहीं कहूंगा, मैं अरबों रुपए कहूंगा, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ से जो है कि चला जाता है मध्य प्रदेश के तमाम कैपिटल जगहों में। भोपाल चला जाता है, जबलपुर चला जाता है, इंदौर चला जाता है, लेकिन सिंगरौली को क्या मिला? सिर्फ प्रदूषण। हम गंदे पानी को पीने के लिए विवश हैं, हम यहाँ पे प्रदूषण के लिए विवश हैं, प्रदूषण हमें जो है कि खाना झेलना पड़ रहा है। हम यदि कहा जाए कि यहाँ पे एक बार और मैं बता दूं, एक बार यहाँ सीधी जाकर के हमारे सांसद महोदय ने कहा था कि सिंगरौली के लोग कोयला खाते हैं, कोयला उगलते हैं, यदि उनके गले से यदि फूंक भी निकलेगी तो वो कोयला ही निकलेगा। आप लोग तो बड़े सुखी हैं, तो क्या मतलब हम इतनी हीन भावना से यहाँ पे जो जी रहे हैं कि आप सीधी में जाके हमारा उपहास कर रही हैं? इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है, अव्यवस्थाएं, उनको व्यवस्थित रूप से हमें बनाना है। तो ओम प्रकाश जी, आपके अनुसार सिंगरौली की जनता की ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका निवारण अभी तक नहीं हो पाया, और ना होने का वजह क्या है, किस वजह से अभी तक वो ऐसे ही है? मैं सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहला जो है यहाँ पे प्रदूषण का है, रोड नेटवर्क का है, रेल नेटवर्क का है, यहाँ पे एनर्जी की है, ऊर्जा की कहा जाए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कि बच्चे की जो बेरोजगारी की है, शिक्षा की है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि सिंगरौली की जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वो जो है सुविधा विहीन जीवन जी रही है। सिर्फ एक आस लगाई हुई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आए, इन पदों पे आसीन हो, जो कि यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त और मजबूत करे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है। इसलिए हमें पहल करनी होगी, हम जैसे युवाओं को आगे आकर के इसके लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जो है कुछ इसका समाधान हो सकता है। तो हम पूछना चाहेंगे कि नगर पालिका निगम के कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं और एक महापौर के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं? हम यहाँ पे नगर पालिका निगम के क्षेत्र में, जैसे लोग सामान्य तौर पे कहते हैं कि बिजली, पानी, रोड और जो जलाशय वगैरह होते हैं, इनका जो है रखरखाव और इनका किया जाता है। मैं बता दूं, इसमें कई सारे मुद्दे होते हैं। एक मेयर के अंडर में 45 वार्ड, जैसे मैं इस सिंगरौली की बात करूं, एक महापौर के अंडर में जो 45 वार्ड की जो रूपरेखा होती है, वास्तविकता में जैसे अर्बनाइजेशन जिसको मैं बोलूं, किस प्रकार का अर्बनाइजेशन होना चाहिए, वो इसके अंदर में आता है। दूसरा, यहाँ पे जैसे कि बेसिक ह्यूमैनिटीज के लिए बिजली, पानी, रोड, और जो एक तरह से कहा जाए कि लोगों के लिए जो स्वच्छ हवा, इसका भी एक तरह से यहाँ पे इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। आज देखिए नगर निगम में जितनी भी नालियां हैं पूरी बजा रही हैं, कहीं भी रोड नेटवर्क नहीं है। जो सीवर लाइन का भी प्रोजेक्ट रखा गया था, यहाँ पे जो बना बनाया रोड था उसे भी तोड़ करके उसमें एकदम लो क्वालिटी की जो पाइपलाइन है उसकी बिछाई गई है, एकदम सक्रिय पाइपलाइन बिछाई गई है। इस प्रकार से जो है वो काम यहाँ पे कहा जाए तो गुणवत्ता विहीन है। तो ये मेयर के अंडर में आता है कि इन सब का ऑब्जर्वेशन करे और ये करे कि कैसे किस प्रकार आगे हम यहाँ पे लोगों को सुविधा दे सकें। दूसरा, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि एक मेयर के अंडर में यहाँ पे शिक्षा के बारे में भी, अपने वार्ड में एक शिक्षा के बारे में भी एक बहुत बड़ा अधिकार मिलता है। आपको बता दो, यहाँ पे नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है जब भी किसी भी यहाँ पे जो मकान मालिक है, तो उसमें शिक्षा उपकर, जल उपकर, परिसंपत्ति कर, संपत्ति कर, इस प्रकार के तमाम करों को यहाँ पे लागू करती है। तो उसमें शिक्षा उपकर भी होता है, लेकिन क्या यहाँ की जनता को पूरे वार्डों में एक भी सरकारी स्कूल ऐसा है जहाँ पे एक बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा मिल रही है?
नहीं मिल रही है। दूसरी बात, यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज यदि शिक्षित नहीं हुआ, जो अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, तो फिर उसका जीवन एक पशु के समान है। ये भी इसके अंडर में आते हैं। तमाम चीजें ऐसे मेयर के अंडर में आती हैं, जैसे लोगों को जो अल्पसंख्यक है या जो कब्रगाह होते हैं वो भी इनके अंडर में आते हैं, जो कि बेसिक कम्युनिटीज के अंदर में हम उसको लागू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम आपको अपने मैनिफेस्टो में हम बताएंगे, जो हमारे चुनावी पत्र में आएंगे। तो हम सभी को आप बताइए कि यदि आप महापौर पद के लिए चुन लिए जाते हैं तो सिंगरौली वासियों के जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाएंगे, और हमारी जनता को आप विस्तार से बताएं इसके बारे में। मैं सिंगरौली की तमाम जनता को एक बात पहले कहना चाहूंगा कि कोई भी बदलाव और कोई भी परिवर्तन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती है। हम सब मिल करके इस चीज को एक प्रेरणा को लेकर के और एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक महापौर, यदि आप हमें महापौर चुनते हैं तो मैं वादा करता हूं और ये शपथ भी लिया हूं मैंने अपने जीवन में कि उस जड़ की जो बुनियाद होती है, जो बुनियाद की जो भ्रष्टाचार या जो प्रदूषण या जो एक कार्य समस्याओं की जो जड़ है, उस जड़ को भी हम जो यहाँ से खोद निकालेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, हम शिक्षा के ऊपर जो बिजली है यहाँ पे, उसके लिए हम जो है कि प्रयास करेंगे। दूसरा, बेरोजगारी के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, जहां भी निगम मंडलों में जहां भी आवश्यकता होगी उसके लिए करेंगे। यहाँ पे ग्रीन एनवायरमेंट के लिए सिंगरौली में कई अच्छी अच्छी नदियां भी बही हुई, क्योंकि पहाड़ों का क्षेत्र था ये, यहाँ पे काला हीरा होता है। कई सारी नदियां हैं जो अब नाले में तब्दील होती जा रही है। उन नदियों का पुनरुत्थान करूंगा मैं, और उन नदियों के ऊपर स्टाफ डैम बना करके आसपास के जो किसान हैं उनके लिए सबसे पहले मैं कृषि हेतु जो भूमि है उसको भी मैं कन्वर्ट कराऊंगा, जिससे अपनी आजीविका का साधन एक तकनीकी खेती के माध्यम से यहाँ पे मिल सके उनको रोजगार। रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी कंपनी में आप जो है कि काम करो। रोजगार का मतलब ये होता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूती बने। यदि मैं मेयर चुना जाता हूं, सबसे पहले मैं इन सब मुद्दों पे काम करूंगा। दूसरा, जो स्थानीय क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें भी हम अपनी ओर से पूरी तरह से सबसे पहले 60 से 70% जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनको हम वहां पे भर्ती कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। यदि कोई बच्चा, जो हमारा बच्चा छूटा हुआ है, यदि डिग्री लेकर के आता है बट वो ट्रेंड नहीं है, तो उसके लिए हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर भी हम बनाएंगे, जिसमें ट्रेनिंग देने के लिए इन्हीं कारपोरेट कंपनियों से जो एग्जीक्यूटिव रैंक के हैं और या तो फिर जो टेक्निकल योग्यता रखते हैं उनको भी मैं यहाँ पे लाऊंगा और बच्चों को ट्रेनिंग दिला करके फिर उनको वहां पे अप्रेंटिस या फिर आगे नियुक्ति के लिए पूरी तरह से कार्य करूंगा। जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। दूसरा, प्रदूषण के लिए मैं सभी वार्डों में जो ग्रीन एनवायरमेंट होता है उसको लेकर के लागू करूंगा। ग्रीन एनवायरमेंट कैसे? जो रोड के किनारे एक भी पौधा दिखाई नहीं देता है उसके लिए मैं पूरी पहल करूंगा। हर एक वार्डों में जो वार्ड पार्षद होंगे, इसको MIC में जो कहा जाए वहां पे जब पारित होगा तो उसमें मैं पूरी तरह से प्रस्ताव रखूंगा और ये एक तरह से प्रशासनिक कार्य करने के साथ साथ करूंगा। ये लागू कर दिया जाएगा कि हर व्यक्ति के घर के आसपास में ग्रीन एनवायरमेंट हो। दूसरा, जैसे जो प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण होता है ट्रांसपोर्टर्स का, उसके लिए हम पहल करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा बाईपास का भी जो है यहाँ पे रोड जो नेटवर्क है वो जो है कि यहाँ पे बनाया जाए जल्द से जल्द, ताकि जो है कि यहाँ पे जब भारी वाहन जब निकलेंगे दूसरी ओर से तो वहां पे प्रदूषण का जो है कि मानक और पैमाना दोनों कम होगा। तीसरा, जैसे जल प्रदूषण के बारे में भी कहा जाए, नालियां यदि जो है कि वहां पे निरंतर रूप से साफ होती रही और जो एक अच्छा सीवर सिस्टम यदि बनाया जाए जो आने वाले समय में लोगों को भविष्य के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा। स्कूलों की बात मैं करूं तो स्कूलों के पहले आपको बताया कि जितने भी स्कूलें हैं उनमें हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे ट्रेंड जो बच्चे हैं हमारे सभी 45 वार्डों के बच्चों को एक नियुक्ति के तरीके से जैसे संविदा की होती है उस तरह से मेयर का हम एक प्रस्ताव रखेंगे यहाँ पे कि उन बच्चों को ट्रेन किया जाए। चूंकि मेरा 10 वर्षों का अनुभव रहा है एजुकेशन से, तो मुझे पता है कि आप कैसे एक अच्छे शिक्षक बनोगे और शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारोगे, उसके लिए भी मैं पूरा हर वार्डों में प्रयास करवाऊंगा। और हेल्थ की बात करें, मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ केयर के लिए जैसे लोग दूर दराज के लोग जो है अपने वार्डों से आते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाए तो गए हैं लेकिन उनकी कोई रख रखाव नहीं की जा रही, उनकी देखभाल नहीं की जा रही। इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रशासनिक जो अधिकार होते हैं उसके अनुसार मैं कराऊंगा और यही मैं प्रयास करूंगा कि
बाई मंथली या फिर मंथली एक बार उन गांव के लोगों के बीच में कैंप जरूर लगाया जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको वहीं स्तर पे सुधारा जाए। उसके लिए जो है लोगों को हम प्रेरित भी करेंगे कि आप अपनी समस्याओं को आकर के चिकित्सकों से परामर्श लेते रहें और अनवरत रूप से अपनी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेते रहें। कुछ लोगों का मानना है कि निर्दलीय उम्मीदवार को किसी भी पार्टी या प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जैसा कि पार्टी में चुने हुए अन्य उम्मीदवारों को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में बिना किसी दल के साथ जुड़े आप अपने मुद्दों के साथ कैसे काम करेंगे? बिल्कुल मैम, आपका जो सवाल है बहुत वाजिब है। पहली बात मैं बता दूं कि चाहे इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में प्रशासन के द्वारा कोई भी मदद नहीं दी जाती, पहला। दूसरा, कोई भी उम्मीदवार यदि होता है तो व्यक्ति एक होता है, यानी कोई भी संगठन व्यक्तियों के समूह से बनता है, चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियां हों या छोटी क्षेत्रीय दल की पार्टियां हों। तो निर्दलीय का एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, या ये कहा जाए कि जो मेरी भावना है कि जनमानस के लोग यदि अपनी उन पार्टियों से पीड़ित हैं या व्यथित हैं जो कि एक अच्छा उम्मीदवार नहीं पाते हैं, तो यदि निर्दलीय उम्मीदवार यदि कोई अच्छा व्यक्ति कैंडिडेट मिलता है तो उसको अपना जो मत और अपना वोट दे सकते हैं। इससे क्या होगा, यदि ऐसे लोगों की विचारधारा यदि हमारे साथ जुड़ती है और यदि अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने मित्र को यदि निर्दलीय उम्मीदवार मान करके यदि अपना एक एक वोट भी देंगे, सिंगरौली के पूरे वोटर्स 2 लाख वोटर्स हैं, यदि मैं कहूं कि यदि उन पार्टी के लोग यदि कैंडिडेट सही नहीं है और मुझे चुनते हैं तो बेशक एक अच्छा काम किया जाएगा और प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। जब तक चुनाव होगा तब तक कोई प्रशासन किसी का सहयोग नहीं करती है। तो मैं यही कहूंगा कि दलीय से बेस्ट निर्दलीय है। यदि आपके दिल में, आपके हृदय में यदि मैंने स्थान बनाया, यदि आपने मुझे सपोर्ट किया, अपना वोट दिया, तो निश्चित है बदलाव के जो इस पहल में है आप सभी सिंगरौली वासी एक तरह से एक नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं सिर्फ नहीं जीतूंगा, यदि आपने मुझे वोट दिया तो सिर्फ मेरा जीत नहीं होगा, इसमें आपका जीत होगा कि आपने अपने दिल से अपने इस बच्चे को अपना समर्थन दिया, तब मैं करूंगा। और ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि चाहे वो पार्टियां संगठित हों या देश की बड़ी बड़ी पार्टियां हों, यदि वो जो काम नहीं कर पाएंगे वो काम मैं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ आपका एक मत नहीं, आपका साथ मिला होगा, आपका एक विचार मिला होगा, आपका संघर्ष जुड़ा होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे वोट देंगे, मुझे चुनेंगे। तो सिंगरौली नगर निगम को मिलने वाली रेवेन्यू का मुख्य स्रोत क्या है? क्या इसमें केंद्र या राज्य सरकार का भी योगदान होता है? आप नगर निगम के फंड का किस तरह से पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी मैं बता दूं यहाँ पे जो नगर निगम में सबसे बड़ा जो टैक्स आता है यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह का, इसके बाद इंडस्ट्रीज का। नगर निगम जो हमारा सिंगरौली नगर पालिका है इसमें कई सारी जो है कि माइनिंग जोन भी है, जैसे एनसीआर हो गया यहाँ पे, हिंडाल्को के भी है यहाँ पे, और ये रिलायंस का भी है, रिलायंस मेहर का भी है। तो यहाँ से भी जो फंड आता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड आता है केंद्र सरकार के द्वारा भी, उसमें भी उसका जो है कि बहुत सारा हिस्सा होता है। और यदि प्रॉपर्टी टैक्स की मैं मामले में बात करूं यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉलोनीज यहाँ पे बन रही हैं, कॉलोनीज आई हुई हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित रूप से यदि देखा जाए, व्यवस्थित रूप से किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज है उसको किया जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे रेवेन्यू टैक्सेस का आता है। सिंगरौली की जनता की हमेशा से शिकायत रही है कि चुनाव के समय प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सारे वादे भूलकर अपनी तिजोरी भरने लग जाते हैं। तो सिंगरौली की जो जनता फिर वही अकेले हो जाती है और अगले 5 वर्षों के लिए अनाथ सा सिंगरौली की जनता को सभी छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में जनता आपके वादों और मुद्दों पर कैसे विश्वास करे? बिल्कुल, बहुत सारी बात ऐसी होती है जब कई बार हम ऐसे पार्टी को प्रेरित होकर के, ऐसे संगठनों को प्रेरित होकर के हम अपना अंधाधुंध वोट दे देते हैं। जैसे कि पिछली बार 2018 से हमने जो संघर्ष किया उसके आधार पर आपने हमें समर्थन दिया, तो एक व्यक्ति की विचारधारा थी। और जब भी ऐसा होता है कि लोग चुने जाते हैं और ऐसे पार्टी जो संगठन होते हैं जो राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, उनके ऊपर भारी दबाव होता है, उन लोगों के ऊपर काफी दबाव होता है, उनके संगठन के ऊपर जो बैठे हुए पदाधिकारी होते हैं उनको दबाव देते हैं कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र कहाँ है? इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट जो एक प्रत्याशी कैंडिडेट होता है, यानी जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन का दबाव होता है। यदि हम चुने जाते हैं तो हमारा सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम जनता के लिए काम करेंगे, न कि किसी संगठन को जो है कि अपने दबाव में आने देंगे। वो हमारा समर्थन होगा, हमारा काम होगा कैसे हम अपनी जनता के लिए काम करेंगे और कैसे अपनी जनता के लिए हम यहाँ पे काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे और प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि प्रशासन भी जो पब्लिक होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही प्रशासनिक जो व्यवस्था बनाई गई है इसके लिए है, न कि किसी संगठन के लिए।
तो यदि आप पार्टी और इसको लेकर के यदि सिर्फ आप कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट सही नहीं उसको भी वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा यही आपसे गुजारिश है कि ऐसे में फिर कैसे व्यवस्था बदलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो सिंगरौली शहरी क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? आप अपने विश्वास मुद्दे को अमली जामा पहनाने के लिए विभिन्न पार्टियों, जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे? बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी चीज होती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि हमने चाहा कि हमें ये करना है तो निश्चित ही होता है। कहते हैं कि ईश्वर भी वो कहता है कि आप सिर्फ एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारे लिए तैयार रखा हूँ। मैंने एक कदम अपना बढ़ा दिया है, अब 10 कदम मुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, और ये सिंगरौली की जनता का ही प्यार है, प्रेम है, विश्वास है कि 10 कदम मेरे लिए आगे बढ़ करके तैयार हैं, और कई सारे जो लोग हैं जुड़ रहे हैं। दूसरी बात रही प्रशासन की, तो प्रशासन भी चाहता है कि पढ़ा लिखा एक शिक्षित व्यक्ति आए, जो कि हम उसके सामंजस्य और उसके तालमेल को जो समझ करके लोगों के हित के लिए काम करे। ऐसा कोई व्यक्ति ना आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धन कमाने के लिए आता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आप 1 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में लगाओगे तो जाहिर से है कि उसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो कि आप बनाना चाहोगे, यानी आप सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करोगे। तो जो इंडिपेंडेंट होता है वो सिर्फ अपने विचारों को लेकर के आता है। यदि आप उसको चुनते हो तो जाहिर सी बात है स्थानीय प्रशासन के साथ भी मिलकर के वो काम करा लिया जाएगा। अन्य उम्मीदवारों की तुलना में आपके पास ऐसा कौन सा विशिष्ट मुद्दा या योजना है जो आपको उनसे अलग करती है, जिनके दम पर आप जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जनता आपको वोट दे? मैं पहले जैसे मैं बताया, अब मैं अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें बारीकी से मैं दूंगा, और जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको मैंने आपसे पहले शेयर किया, चाहे प्रदूषण हो, बेरोजगारी हो, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हो, ग्रीन एनवायरमेंट का हो, हेल्थ केयर का हो, इन सारे चीजों को। और सबसे बड़ा एक चीज मैं मुद्दा बता देता हूँ, यहाँ पे युवाओं की कमी नहीं है। यहाँ स्पोर्ट्स और जो एक्टिविटीज होती हैं, आप जो देखेंगे कि ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल लाने वाले हमारे जो भारत में थे, उनका नीरज चोपड़ा जो है कितना सम्मान किया गया। हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे शॉटपुट खेलने वाले जो है, आर्चर हैं, शूटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अपने मैनिफेस्टो में हम शामिल करेंगे और उसको आप जनता के मुद्दे में रखेंगे। जी, तो हमारे हिसाब से सिंगरौली की मुख्य समस्याएं स्वच्छता, प्रदूषण जनित बीमारियां, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, नशाखोरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके अनुसार कैसे इन समस्याओं पर जीत हासिल की जा सकती है? सबसे पहले मैं नशे की बात करूंगा। देखिए, जहां युवा भटकता हुआ है, नशे के ऊपर मैं सबसे पहले जो बोलना चाहूंगा, क्योंकि जहां युवा है जिसके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है, यदि वो ऊर्जा कहीं उपयोग में न लाई जाए तो वो कहीं न कहीं राख हो जाती है। युवा एक आग है, और यदि संभल जाए तो आग है, न संभले तो फिर वो राख है। आपने देखा होगा तपती हुई भट्टी में यदि आपने कोयला जलाया है, उसमें जो आग है, यदि उसके ऊपर आप कोई पकवान बनाना चाहते हैं तो पकवान बनेगा, और यदि आप उसको खुला छोड़ देंगे तो कुछ देर में वो राख बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो एक उड़ता पंजाब का आपने नाम सुना होगा, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सिंगरौली को उड़ता पंजाब होने से हम सबको बचाना है। यहाँ सिंगरौली को सिर्फ सिंगरौली ही बने रहने देना है, सिंगापुर नहीं बने रहने देना है, क्योंकि सिंगापुर का अमली जामा बहुत पहले से चल रहा है। अब हमें इसके बारे में काम करना है, युवाओं को सही दिशा की ओर ले जाना है, सही जो है धारणाओं से जोड़ना है, और उनको नशे से दूर रखना है। तो ओम प्रकाश जी, हम सब जानना चाहेंगे कि सिंगरौली महापौर चुनाव 2022 में आपके कंपटीशन में बहुत सी धनाढ्य पार्टियां, उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने धन और बल का उपयोग करके आपके विरुद्ध भी करेंगे। उनके जो धन और बल है उनका उपयोग आपके विरुद्ध करेंगे, बट ऐसे में आप अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? मेरी तो रणनीति ही है, सबसे पहले मैं सिंगरौली की तमाम जनता से मैं अभिवादन करते हुए प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे लोगों को आप जरूर सबक सिखाइए, क्योंकि जो लोग धन और बल के दम पे यदि लोकतंत्र को हिलाना चाहते हैं तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी, कहाँ लोकतंत्र रहेगा। आज आप यदि आपके पास आते हैं, जो भी धन और बल का प्रयोग लेकर के आपको लोभ देते हैं, आपको जो है लोक लुभावन बातें करते हैं, तमाम प्रकार के तोहफे देते हैं। अब आप सोचिए, मैं छोटा सा गणित की बात करता हूँ। हर व्यक्ति और हर बच्चा अपने हाथ में कैलकुलेटर लेके इसे कैलकुलेशन कर सकता है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप ये सोचे कि 5 साल में, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में लगभग 1825 दिन होते हैं। यदि एक व्यक्ति 500 रुपए का नोट दे करके वोट लेने आता है, तो उसका यदि हम 1825 से भाग देंगे 500 में, तो लगभग 27 पैसे आता है प्रतिदिन। तो क्या वो हमें भिखारी समझ रखे हैं?
क्या सिंगरौली की जनता इतनी जो है कमजोर है या आर्थिक रूप से इतना है कि 27 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से हिसाब लगाते हैं? तो धन बल का प्रयोग करना है, यदि कर रहे हैं तो आप उनको जिस प्रकार से भी चाहे प्रतिकार करें या स्वीकार करें, ये जनता के ऊपर है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि चूंकि मैं इंडिपेंडेंट हूं, आर्थिक रूप से जो हमारा जो सिद्धांत है कि जो व्यक्ति यदि अपने विचारों को लेकर के आता है, अपनी शिक्षा की रणनीति को लेकर आता है, अपने जुनून को लेकर के आता है, समाज को जो नई दिशा देने के लिए, तो वो धन बल का प्रयोग से डरेगा नहीं। और दूसरी बात, हम अपने विचारों पे इतना भरोसा है हमें, और सिंगरौली की जनता पे इतना भरोसा है, वो इन विचारों को जरूर स्वीकार करेंगे और मुझे अपने इस बेटे को जरूर इस बार महापौर के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जो अपना मतदान है वो जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। यदि आप चुनाव हार जाते हैं तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या आप हार के बावजूद भी अपने विजन व मिशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे या फिर बाकियों की तरह पिक्चर से गायब हो जाएंगे? मैं कोई 3 घंटे की पिक्चर नहीं है, पहली बात बता दूं, अपने सभी तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि जिंदगी कोई एक 3 घंटे की फिल्म नहीं होती है जिसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है और एट द एंड क्या होता है, क्लाइमेक्स नहीं होती। जीवन एक संघर्ष का पथ होता है जिसमें आप हमेशा हर वक्त संघर्ष करते बढ़ते रहते हैं और एक नए नए पल और नए नए अनुभव आपके इस क्षण में जुड़ते जाते हैं। तो मैं बता दूं मैम इसमें कि जो कहा जाता है कि जब चुनाव हारते हैं तो पहली बात तो मैं अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहूंगा आप सबके विश्वास, आप सबके प्यार से। मुझे विश्वास है कि यहाँ की जो जनता है इस बार मुझे मेयर प्रत्याशी के रूप में जो खड़ा किया गया है, या मैंने देखा है यहाँ के लोगों की जनमानस की भावनाओं को, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि यहाँ इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मुझे ही चुना जाएगा और अपने मेयर के रूप में यहाँ पे एक तरह से चुना जाएगा। यदि कहते हैं कि हार और जीत की बात की आपने, चाहे कितने भी प्रत्याशी इस मैदान में हो, कहते हैं जीतता एक ही है और हारता सभी है। तो जो हारता है वो हार कर भी जीत जाता है। कैसे? कि यदि हारेगा तो सीखेगा और सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, और जो जीतेगा तो जाहिर सी बात है वो काम करेगा, और जीतने के बाद यदि काम नहीं किया तो फिर आप ये समझिए कि वो व्यक्ति हार गया है। तो जीत और हार चलती रहती है जीवन में, जिस तरह सुख और दुख है, तो उस प्रकार की भावनाओं से हमें बाहर निकलना होगा। और रही बात पिक्चर से गायब होने की बात, तो चूंकि हमने 15 सालों से जो हमारा जो अनुभव रहा है विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और इस तरह से जो कई अभियानों में हमने आंदोलनों में हिस्सा भी लिया है, तो ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ सिंगरौली की जनता से, मैं आजीवन इस पद पे आगे बढ़ता रहूंगा। जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।